कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। So hello dear students, in this video I would like to welcome you all again. So this video I would like to explain you how to choose an engineering college. जैसा कि आप अभी सभी स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, सभी एडमिशन्स के लिए वरी हैं, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए वो सिक्योर करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा कॉलेज चूज़ करें, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग सके कि आप किस तरीके से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सिलेक्शन के रिगार्डिंग, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो डिसीज़न रहेगा, ये आपका 4 साल यहाँ पर आप स्टडी करेंगे और ये 4 साल आपके आने वाले फ्यूचर को ही डिसाइड करते हैं। तो ये एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए कि वो एक अच्छा कॉलेज सिक्योर कर पाएँ एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए। तो समझ लेते हैं सबसे पहले अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कॉलेजेस का, तो कॉलेजेस को मैंने कैटेगराइज कर रखा है। अगर आपने JEE का एग्ज़ामिनेशन दिया है और आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है और आपने 12th में अगर अच्छा स्कोर किया है, तो आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, अपने 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की प्रायोरिटीज़ बनाकर, लिस्ट बनाकर कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप IITs के लिए एप्लीकेबल हैं, तो सबसे पहले जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, हर स्टूडेंट IITs में एडमिशन, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्या आप किसी IITs में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल हो पा रहे हैं। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटीज़ पर IITs को रख सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो अगर हम टोटल सीट्स की बात कर लें, तो IITs में एट प्रेजेंट टोटल सीट 18,160 सीट्स हैं और इसमें जो एडमिशन होता है वो JEE एडवांस्ड के बेसिस पर होता है। अगर आप इसमें एप्लीकेबल हो पा रहे हैं तो आप IITs में जा सकते हैं। IITs के बाद आप सेकंड प्रायोरिटी में रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप NIDs में जा सकते हैं और NIDs में जो एडमिशन होता है वो JEE मेन के बेसिस पर होता है। अगर यहाँ पर सीट्स की बात की जाए तो 24,525 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ऐसा है कि जो ओल्डर IITs हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। तो NITs जो ओल्डर NITs हैं वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो आप अगर IIT का टैग लेना चाहते हैं तब तो ठीक है कि आप किसी भी IIT में जहाँ पर भी आपका एडमिशन सिक्योर हो रहा हो वहाँ ले सकते हैं। बट जो न्यूअर IITs हैं वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को एक बार देख लेना होगा, कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि काफ़ी IITs जो नई खुली हैं उनसे बेटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराने NITs में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी अगर आप इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, अगर आपको टैग की प्रॉब्लम नहीं है, आप एक अच्छी ब्रांच और फैसिलिटीज़ के लिए देख रहे हैं, तो आप NITs और IITs में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर खुद पर कि आप टैग के लिए या फिर वहाँ पर अवेलेबल फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप अपना चूज़ करना चाह रहे हैं। क्योंकि जो ओल्डर NITs IITs हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ थोड़ी बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूअर NITs IITs। तो यहाँ पर आप के ऊपर डिपेंड करता है, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी IIITs भी हैं, उसमें भी एडमिशन JEE मेन के बेसिस पर होता है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी से चूक रहे हैं, अगर आप यहाँ पर एडमिशन सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है IIITs में आप एडमिशन ले लें। तो IIITs में भी जो एडमिशन होता है वो JEE मेन के बेसिस पर होता है और यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेटली जो सीट्स हैं वो 9,940 अप्रॉक्सीमेटली सीट्स हैं। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशन होती है, कंप्यूटर एजुकेशन होती है, IIITs बेसिकली उसी के लिए फॉर्म किए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो कंप्यूटर रिलेटेड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एजुकेशन है उसका इंपॉर्टेंस रखते हुए IIITs को शुरू किया है और यहाँ पर मेनली फोकस इन्हीं ब्रांचेस के लिए होता है। उसके बाद अगर आप इस थर्ड प्रायोरिटी पर भी एडमिशन सिक्योर नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनको गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट GFTIs बोलते हैं, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली जो सीट्स हैं वो 10,228 हैं। यहाँ पर भी एडमिशन मैक्सिमम JEE मेन के बेसिस पर ही होता है। थोड़े बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट भी ले लेते हैं, बट मेनली जो एडमिशन होता है वो JEE मेन के स्कोर के बेसिस पर होता है। तो आपके पास GFTIs में भी एडमिशन लेने का एक ऑप्शन हो सकता है। तो फोर्थ प्रायोरिटी पर आप इसको रख के चल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने JEE का एग्जामिनेशन दिया है तो JEE मेन के बेसिस पर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं।
इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ का जो क्लासिफिकेशन होता है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और जो NITs होती हैं वो ऑलमोस्ट सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिनको क्या है कि वो फुल्ली फ्लैश्ड यूनिवर्सिटी नहीं होती हैं, बट यूनिवर्सिटी जैसा दर्जा उनके पास रहता है तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं। और जितनी भी NITs हैं वो सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो अभी मैं आने वीडियो में आगे चल के आपको बताऊँगा। तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी कुछ काफ़ी अच्छी हैं अदर देन NITs, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आप 1 2 3 4 चॉइस के इन बिटवीन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का ऑप्शन रख सकते हैं। तो ये तो हो गया JEE मेन के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन का एक पूरा क्राइटेरिया। अगर आप इन सभी में एडमिशन नहीं सिक्योर करा पा रहे हैं अपने JEE मेन स्कोर के बेसिस पर, तो भी आपको एक होप लेके चलना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। तो जो मेनली सीट्स हैं JEE में अच्छा स्कोर आया होता है तो यहाँ पर सीट्स फिल हो जाती हैं। अगर आप इनमें एडमिशन सिक्योर नहीं करवा पा रहे हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो जो पुराने स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लगभग हर स्टेट में कुछ ना कुछ 3 to 4 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जो कि काफ़ी वेल रिनाउंड और एस्टेब्लिश्ड और अच्छे होते हैं। तो आप स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर JEE का मेन स्कोर ही रिक्वायर होता है, बट मेरिट जो है वो इनके कंपैरिजन में काफ़ी डाउन जाती है। और आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको स्टेट के अकॉर्डिंग मिल जाता है, और भी कई बेनिफिट मिल जाते हैं। तो आपके स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। अगर आपका स्कोर थोड़ा डाउन है, अगर आप ये सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम पर या तो फॉर्म भरे जा चुके हैं, या फिर काउंसलिंग चल रही है, या फिर अभी अलग अलग स्टेट्स में भी काउंसलिंग चल रही है। तो आप अदर स्टेट में भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं, वहाँ भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में दूसरे स्टेट के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सीटों का कोटा होता है, तो उस बेसिस पर आप जा सकते हैं। बट फीस का जो एडवांटेज होता है, फीस रिलैक्सेशन का जो एडवांटेज होता है, जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसी को मिलता है। तो अदर स्टेट में आपको गवर्नमेंट सीट तो मिल जाएगी, मे भी हो सकता है कि वहाँ पर जो फीस रिलैक्सेशन है वो ना मिल पाए। जैसे राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अदर स्टेट के लिए 15% का कोटा है, बट वहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस में रिलैक्सेशन नहीं है, फुल फीस में उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। और जो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पर गवर्नमेंट एडेड सीट्स में एडमिशन मिल जाता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में जो होता है वो काफ़ी स्टेट्स का सबका अलग अलग प्रोसीजर है। काफ़ी स्टेट्स हैं वो JEE मेन के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन देते हैं, काफ़ी 12th में जो आपकी परसेंटेज आई है उसके बेसिस पर एडमिशन देते हैं, और काफ़ी खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, उसके बेसिस पर एडमिशन करते हैं। तो ये डिपेंड करता है वहाँ पर गवर्नमेंट ने कौन सा मेथड एप्लीकेबल कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एडमिशन होता है। तो इसी के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी होते हैं जो कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही इनमें एडमिशन होता है। तो कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं, हर स्टेट में कुछ ना कुछ रेनॉन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी होते हैं, जहाँ पर आप एडमिशन लेकर आप अपनी मनपसंद ब्रांच में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो ये फर्दर जब हम प्रोसीड करेंगे इस वीडियो में तो मैं आपको तो डिटेल में बताऊँगा। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, ये स्टेट यूनिवर्सिटी से, स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, और सेम वही 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स जो ये इंस्टीट्यूट कराते हैं, 4 years का जो कोर्स होता है सेम वही कराते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। जो बीटेक का जो सिलेबस है, जो IITs, NITs, GFTIs फॉलोज करती हैं, वही सिलेबस ये भी फॉलो करते हैं। तो सिलेबस में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप किसी भी रीज़न से इनमें एडमिशन स्कोर नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ पर आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर अपना एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं। तो डिग्री वही है, सिलेबस वही है, पढ़ना वही है, सब कुछ वही है, बट एक जो ब्रांड नेम होता है जो IITs के साथ अटैच है, NITs के साथ अटैच है, वो थोड़ा सा आपको लैग करना पड़ेगा, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी सिलेबस स्टडीज सेम होती है। और आपको जो डिग्री अवार्ड की जाती है वो बीटेक ही डिग्री IIT से अवार्ड की जाती है, और प्राइवेट ये स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं यहाँ से भी बीटेक की डिग्री अवार्ड की जाती है। तो इंजीनियरिंग में 2 फॉर्म में, एक तो BE डिग्री और एक बीटेक डिग्री अवार्ड की जाती है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स इंटरनेट पर आप सर्च करोगे BE और बीटेक में क्या डिफरेंस है, तो उन्हें बताया कि यहाँ पर टेक्निकल ज़्यादा होता है, यहाँ पर टेक्निकल पढ़ाई कम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारे मिथ्स हैं, गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखी है वहाँ पर। तो बेसिकली दोनों डिग्री एकदम इक्विवेलेंट हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर टेक्निकल सब में बराबर टेक्निकल पढ़ाया जाता है, टेक्निकल सब में फोकस किया जाता है। बट जनरली जो
बीटेक है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो बीटेक के फॉर्म में डिग्री अवार्ड करती हैं। जो टेक्निकल कोर्सेज मैक्सिमम रन करती हैं, मेजरली उनका फोकस टेक्निकल कोर्सेज रन पर होता है, वो बीटेक डिग्री अवार्ड करती हैं। और जो अदर देन टेक्निकल कोर्सेज भी रन करती है यूनिवर्सिटी, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, बहुत सारे कोर्सेज अदर स्ट्रीम में भी रन करती हैं, वो जनरली जो डिग्री अवार्ड करती हैं वो बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के फॉर्म में डिग्री अवार्ड करती है। बट ये इस तरह का मिथ्स है कि यहाँ पर टेक्निकल एक्सपोजर ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है, ये सब कुछ नहीं है, मिथ है। ये डिपेंड करता है कॉलेज पर कि कॉलेज कितना आपको टेक्निकल एक्सपोजर दे रहा है, नहीं दे रहा है। करिकुलम सिलेबस दोनों का सेम होता है, दोनों के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप यहाँ पर नहीं सिक्योर करा पा रहे हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट की भी अपॉर्चुनिटी होती है। और एट लास्ट प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो आप फुल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आजकल काफ़ी हो गई हैं जो कि टेक्निकल कोर्सेज करा रही हैं, जो कि खुद का सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं, जहाँ पर एडमिशन ईजिली मिल जाता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन लेकर आप चल सकते हैं। तो एज़ पर प्रायोरिटी आप बना सकते हैं कि पहले ये, पहले ये, पहले ये, फिर नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शंस तो यही है। तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं। तो करीब 15 लाख के आसपास यहाँ पर सीट्स हैं जो कि AICTE अप्रूव्ड होते हैं और किसी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। और हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर करीब 1.3 लाख के आसपास सीट्स हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एक पूरा इंजीनियरिंग का जो सिनेरियो है वो इस स्लाइड में रिप्रेजेंट किया है कि आप किस किस तरीके से अपनी प्रायोरिटीज़ बना सकते हैं। तो एक पेपर पे लिख के आप अपने कॉलेजेस की लिस्ट बनाकर उसमें प्रायोरिटीज डिसाइड करके आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो की फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को चूज़ करने के लिए, तो उन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो होता है फ़ीस स्ट्रक्चर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो हो सकता है कि क्योंकि इंजीनियरिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वेरी करती है ये, मतलब काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर कहीं पर 5,000 में 4 साल में आपकी इंजीनियरिंग हो सकती है। तो ये जो इंजीनियरिंग का जो कोर्स है ये 5,000 से लेकर 10 लाख रुपीज़ ईयरली तक का हो सकता है, 10 लाख रुपए तक ईयरली भी हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कॉलेज चूज़ किया है। तो ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में कि आप कौन सा कॉलेज अफोर्ड कर पा रहे हो, कौन सा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो। क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत कम फीस में 4 साल की डिग्री आपकी कंप्लीट करने का आपको मौका देते हैं, या स्कॉलरशिप्स देते हैं, या फिर TFWS जैसी स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, जिनके बारे में मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो की रिक्वायरमेंट है कम फीस के, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से आप अपनी फ़ीस कम करा सकते हैं, स्कॉलरशिप मेथड्स का अवेल कर सकते हैं। तो एक फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है जिसका आपको काफ़ी ध्यान में रखना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। सपोज़ आपको स्कॉलरशिप भी मिल गई, आपने लोन वगैरह लेके इंजीनियरिंग में एडमिशन भी ले लिया, एक अच्छा कॉलेज चूज़ कर लिया, लेकिन इतनी भारी भरकम फ़ीस देने के बाद आपको ये भी कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जो आपने ट्यूशन फ़ीस दी है उसके कंपैरिजन में आपको प्लेसमेंट आउटकम्स कितना लगा है। पता चला आपने 10 लाख रुपए सालाना फ़ीस देके 4 साल की इंजीनियरिंग 40 लाख में करी, बट आपको वो प्लेसमेंट है वो 2.5-3 लाख मंथली वाली, 2.5-3 लाख सालाना वाली किसी कंपनी में आपका पैकेज लगता है, या 5 लाख रुपए सालाना पैकेज लगता है, तो वो 40 लाख आपके वर्थ इट नहीं आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और जो प्लेसमेंट लगने वाला है वो आपने जो पैसा खर्च किया उसके अकॉर्डिंग आपको होने वाला है, नहीं होने वाला। तो इन सारे फैक्टर्स का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो सबसे मेजर क्राइटेरिया है जिसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है, तो सबसे पहले तो फ़ी स्ट्रक्चर एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही देखना पड़ता है, क्योंकि जो मेन पर्पस होता है इंजीनियरिंग को कोर्सेज करने का वो यही रहता है कि आपको 4 साल के बाद एक अच्छी जॉब आप सिक्योर कर पाएँ, और सिक्योर कर पाएँ तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगता है, फ़ीस लगती है, वो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग सोचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप फ़ीस एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो देखना होगा कि आप जो कॉलेज चूज़ कर रहे हैं उसके पास एक्रेडिटेशन या अप्रूवल है कि नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर आपको देखना है कि वो AICTE अप्रूव्ड हैं या नहीं है। IITs NITs के केस में ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो बाकी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके केस में आपको AICTE अप्रूवल देखना ज़रूरी है। उसके अंदर भी वो NAC या NBA एक्रेडिटेशन उनके पास है कि नहीं है। ये NAC और NBA एक्रेडिटेशन होता है तो ये माना जाता है कि उनके पास जो पैरामीटर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो थोड़ी बेटर हैं। काफ़ी कॉलेजेस के पास सिर्फ AICTE का अप्रूवल होता है, NAC या NBA नहीं होता है। अगर AICTE के साथ NAC और NBA अप्रूवल भी है तो माना जा सकता है कि उनके पास क्वालिटी
बेटर हो सकती है। और नैक के अंदर भी आपको देखना है, काफ़ी कॉलेजेस के पास नैक तो है बट A++ सर्टिफिकेशन नहीं है। तो नैक तो मिल जाता है, बी में भी मिल जाता है, B++ में भी मिल जाता है, बट आपको देखना है कि नैक A++ में है तो ही वो क्वालिटी के मानकों पे खरे उतरते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है NB एक्रेडिटेशन होना। नैक ज़्यादा मायने नहीं रखता इसके अंदर। अगर NB एक्रेडिटेशन है तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इसके पास NB एक्रेडिटेशन है, तो इसने थोड़ा बहुत मेंटेन करके ये चल रहा होगा। तो आपको एक्रेडिटेशन और अप्रूवल्स देखने हैं कि उसके पास कौन कौन से एक्रेडिटेशन अप्रूवल्स हैं। उसके बाद एफिलिएशन का यूनिवर्सिटी स्टेटस चेक करना है कि जो भी आप कॉलेज चूज़ कर रहे हो वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है भी या नहीं है। जैसे राजस्थान में जो कॉलेजेस हैं वो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपको एफिलेटेड मिलेंगे, तो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड मिलेंगे। तो अगर ऐसा कहीं कॉलेज चूज़ कर ले जो एफिलेटेड ही नहीं है तो वहाँ पर आपके साथ दिक्कत हो सकती है, वो डिग्री आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आपको देखना है कि यूनिवर्सिटी के साथ किसके साथ एफिलेटेड है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है या नहीं है। तो इस चीज़ का भी आपको खास में ध्यान में रखना है। और जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी होती है उनको किसी से एफिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसे NITs वगैरह हैं, IITs को भी किसी से नहीं रिक्वायरमेंट होती है। और जो प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनको UGC से मान्यता लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, उनका आपको देखना है कि UGC से उनका एफिलेशन या उनको मान्यता है कि नहीं है। तो इस तरह के आपको एफिलेशन देखना है, स्टेटस चेक करना है, तभी आप उस इंस्टीट्यूशन के साथ फर्दर प्रोसीड करें। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। बाहर से देखने पर आपको उनका प्लेग्राउंड बिल्डिंग अट्रैक्ट करेगी काफ़ी, बट अंदर जाकर देखेंगे कि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के पास फैकल्टी टीचर्स ही नहीं हैं। तो बिल्डिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके पास वेल क्वालिफाइड रिनाउंड फैकल्टी है या नहीं है, क्योंकि एट लास्ट चलकर फैकल्टी का ही यूज़ पड़ता है, फैकल्टी से ही आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। जितनी अच्छी फैकल्टी होगी वो उतना ही हेल्प आपको कर पाएगी। इस सिनेरियो में कहा जाता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप वहाँ के लर्न कर सकते हैं, बट फिर भी फैकल्टी का रोल होता ही होता है, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। आपको चाहे कहीं से बाहर के प्लेटफॉर्म से भी अगर कुछ पढ़ने के लिए मिल जाए, सीखने के लिए मिल जाए, बट फैकल्टी जो आपको अवेलेबल हो रही है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको गाइड करने में, आपको मेंटर करने में। तो फैकल्टी का आप ज़रूर देख लें। इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच चूज़ कर रहे हैं तब तो आप किसी भी कॉलेज में ज़्यादा कुछ ना देखकर भी आप चूज़ कर सकते हैं, बट अदर ब्रांचेस में फैकल्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इन सारी चीज़ों का बहुत रोल होता है। कंप्यूटर साइंस में IT ब्रांचेस में तो क्या होता है कि आपको एक सिर्फ लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू करी, बाहर से भी सीख सकते हैं। कोडिंग और प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते करते आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की जैसी ब्रांच में। बट आपके पास अदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग है, इस तरह की कोर ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि एक लैपटॉप खरीदा या कुछ खरीदा, आपको लैब्स की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छे मेंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और इसको लर्न करने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जो बाहर ज़्यादा अच्छा आपको बेटर कर दें। तो जनरली जो स्टूडेंट है वो CSE में प्लेसमेंट ले रहे हैं, CSE में कर रहे हैं, तो वो इग्नोर कर जाते हैं इस फैक्टर को। बट CSE में इग्नोर कर सकते हो, बट अदर ब्रांचेज में, अदर जो कोर ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, यहाँ पर आप इग्नोर नहीं कर सकते इन सारे फैक्टर्स को। उसके बाद हम प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में होता क्या है कि ये भी चेक करना है, बट बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको कभी भी प्लेसमेंट का एग्जैक्ट स्टैटिक्स कभी भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो वेबसाइट्स पर डाला होता है या इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन डाली होती है वो इतनी ऑथेंटिकेटेड होती नहीं है। तो आपको फिर भी अपने लेवल पर चेक करना है कि पर्टिकुलर कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है, उसकी एवरेज सैलरी क्या है, हाईएस्ट सैलरी क्या है, वहाँ पर टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से विजिट करते हैं, वहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है। और ये सिर्फ आपको 1 साल के नहीं, हो सके तो कम से कम 3-4 साल के लिए उस रिकॉर्ड को एनालाइज करें। होता क्या है कि काफ़ी कॉलेजेस में पर्टिकुलर ईयर में कोई स्टूडेंट प्लेस हो गया, वो बड़े बड़े उसके फ़ोटो छाप देता है, और काफ़ी बार वो स्टूडेंट अपने एफर्ट्स की वजह से कहीं अच्छा प्लेसमेंट लेता है और कॉलेज उसको ही फ़ोटो छापकर अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर देता है, और वो उसका 1 साल का ही होता है। तो आपको 1 साल का ही नहीं देखना, आपको उसके 3-4 साल प्रीवियस ईयर्स के सारे रिकॉर्ड्स आपको चेक करने हैं प्लेसमेंट्स के, तभी आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि इसमें कंसिस्टेंटली कंपनी आती है, कंसिस्टेंटली यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेस होते हैं, तभी आपको पता चल पाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ तो अच्छी होती हैं, बाकी अंदर लैब है, लैब का रहता है कि किसी के पास वेल एस्टेब्लिश्ड लैब है, किसी के पास नहीं है। तो आप लेबोरेटरीज़ वगैरह को चेक कर सकते हो। लेबोरेटरीज़ को चेक करने से आप एज ए स्टूडेंट पेरेंट ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, तो इसके लिए लैब और ये जो फैसिलिटीज़ होती है अंदर, इसके लिए वहाँ के किसी प्रीवियस स्टूडेंट से आप बात कर सकते हैं।
या फिर आपका कोई नोन है उनसे बात कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा वहाँ के अंदर के बारे में पता चल पाएगा। अगर आप विज़िट करके देखोगे तो जनरली जब विज़िट करने जाते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा ही लगता है। जैसे सपोज़ आप प्रॉपर्टी कोई ख़रीदने के लिए जाता है, तो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए किसी बिल्डर का बनाया हुआ मकान देखता है, तो वो मकान आपको अच्छा ही लगेगा, और लाइट वाइट चमकेगी वहाँ पर, है ना, अट्रैक्शन लगेगा ही, क्योंकि उसको उस फॉर्म में विज़िट कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बना दिया जाता है। तो आपको भी, कॉलेजेस को भी पता है कि अभी पेरेंट्स स्टूडेंट विज़िट करने के लिए आएंगे, तो वो उस तरीके से उन चीज़ों को डेकोरेट कर देते हैं। बट जब आप 4 साल वहाँ पर निकालते हैं तो वो सब नहीं होता है जो आपको 4 साल पहले दिखाया गया होता है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान में रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, तो अपने लेवल पर आपको होमवर्क करना है, प्रीवियस स्टूडेंट से पूछना है, वेबसाइट्सों से खंगालना है। मुझे काफ़ी कुछ पता है, बट मैं अपना कंप्लीट ओवरव्यू नहीं देना चाह रहा हूँ पर्टिकुलर किसी कॉलेज के बारे में। आप अपने लेवल पर चीज़ों को एनालाइज करें, जज करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको ये सारे मैं पॉइंट्स और फैक्टर्स बता रहा हूँ जिनके बेसिस पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री इंटरफेस आपको चेक करना है कि इंडस्ट्री के साथ क्या कोलैबोरेशन है, टाइप्स हैं। तो इस तरीके से टाइप्स हैं कि नहीं है पर्टिकुलर कॉलेज के। इंटर्नशिप, सेमिनार्स, हैकाथॉन्स वहाँ पर कराए जाते हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं या नहीं कराए जाते हैं। फिर उस कॉलेज की लोकेशन कैसी है, लोकेशन का भी बहुत फ़र्क रहता है कि वो टेक हब में है या नहीं, वहाँ पर कंपनीज़ वगैरह विजिट करती हैं, वो इजीली अप्रोचेबल है या नहीं है। फिर वहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको अच्छी लग रही हैं कि आपके ट्रैवल कन्वेंस या क्लाइमेट आपको वहाँ का सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं। फिर एलुमनाई नेटवर्क है, एलुमनाई नेटवर्क देखना पड़ता है कि उसका कॉलेज का स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है कि नहीं है। कुछ छोटे मोटे कॉलेजेस हैं जहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रेंथ ही इस टाइम पर एडमिशन इतने कम है, छोटे मोटे कॉलेजेस में जहाँ पर कुल मिला के 100 एडमिशन भी टोटल में नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पर एलुमिनियम नेटवर्क नहीं क्रिएट हो पाता। और जहाँ पर एलुमिनियम नेटवर्क नहीं है तो प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप और इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। अगर किसी कॉलेज के पास अच्छी स्ट्रेंथ है, वहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो उनका एलुमनी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, तो जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, एलुमनाई होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं प्लेसमेंट के प्रोसेस में अपने जो स्टूडेंट्स करंट स्टडिंग होते हैं उनकी। तो ये सब भी आप चेक कर सकते हो। फिर रैंकिंग भी चेक कर सकते हो कि उसकी किसी प्लेटफॉर्म पर कोई रैंकिंग या रेपुटेशन है भी या नहीं है। तो निर्फ एक रैंकिंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ निर्फ रैंकिंग चेक कर सकते हो कि किसकी निर्फ रैंकिंग है, यही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है। बाकी ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस निकालते हैं यहाँ पर इतना रिलाई नहीं कर सकते, बट निर्फ रैंकिंग पर आप रिलाई कर सकते हो ओनली। और राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में किसी के पास ऐसी कोई निर्फ रैंकिंग है नहीं, तो वहाँ पर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कुछ रैंकिंग देती है, पर वो भी इतनी ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो ये जनरली आपको विज़िट कर वहाँ की फैसिलिटीज़ देख कर ही देखना पड़ेगा। और जनरली वही प्राइवेट में 4 to 5 हैं जो इस टाइम पर ज़्यादा स्टैंड लेकर चल रहे हैं, उन्हीं में थोड़ा सा दम बचा है। बाकी आप देख सकते हैं अपने लेवल पर आपके लिए क्या ठीक रहेगा। तो अगर किसी कॉलेज की कंसिस्टेंटली अच्छी रैंक आ रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो बेटर है ही। तो थोड़ा बहुत आपको एक यहाँ से भी आइडिया लग सकता है, अगर उसकी कंसिस्टेंटली कहीं ना कहीं रैंक आ रही है निर्फ जैसे प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म पर, तो आप वहाँ पर अपना डिसीजन लेने में आपको आसानी रहेगी। उसके बाद आप कैंपस की क्या लाइफ है, स्टूडेंट को क्या सपोर्ट किया जाता है, वो सब चेक कर सकते हो। जैसे क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, मेंटरशिप, काउंसलिंग सर्विस होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट कैंपस है कि नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा भी हो सकते हैं जिनको आप एक पेपर पर लिखकर अपना होमवर्क कर सकते हैं इस तरीके का। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आप एप्लीकेबल हैं, जो आपकी रैंक है, JEE स्कोर है या फिर 12th के मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 5 to 7 कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। उन कॉलेजेस में विजिट कर सकते हो। विजिट करने के बाद आप वहाँ के स्टूडेंट अगर आपको मिलते हैं, ओल्डर स्टूडेंट्स, तो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। या तो आपको कॉलेज के बाहर घूमते हुए कुछ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, जनरली अभी ना मिले क्योंकि छुट्टियों पर चल रहे होते हैं। तो आप अभी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो करंट में स्टूडेंट स्टडी करते हैं उनके साथ सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हो, और उनके साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके उनसे हेल्प ले सकते हो, ताकि तो वो अपने कॉलेज के बारे में बता सकते हैं। तो जनरली 1-2 स्टूडेंट से नहीं, काफ़ी स्टूडेंट से जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको पता चल पाएगा। जनरली कोई भी जो करंटली स्टूडेंट होता है, जनरली हर कोई अपने कॉलेज के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताना चाहता है या बताना चाहेगा। तो जब आप काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करोगे तभी आपको पता चल पाएगा, तभी आपका एक जनरलाइज ओपिनियन आ पाएगा कि ये कॉलेज कैसा है। क्योंकि 1-2 स्टूडेंट से आप बात करके कॉलेज के बाहर पूछोगे या 2-2 से पूछोगे तो वो जनरली न्यूट्रल तरीके से ही जवाब देने की कोशिश करेगा, जनरली आपको बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं बताने की कोशिश करेगा। तो अगर आप काफ़ी स्टूडेंट से बात कर लेते हैं तो आपको एक डिटेल्ड आपको उस कॉलेज का व्यू मिल सकता है।
उसके बाद और जो की फैक्टर्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं कि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो एडमिशन के लिए आपका कितना स्कोर रहा है, उसके बेसिस पर ही आपको कॉलेज डिसाइड करना है ना। आपका जेडब्ल्यू में स्कोर कितना रहा है, 12th में परसेंटेज कितनी रही है। फिर कैटेगरी का भी बहुत रोल प्ले होता है। आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये भी बहुत रोल प्ले करता है। फिर डोमिसाइल स्टेट कोटा होता है। स्टेट काउंसलिंग में आपका जो मूल निवास होता है उसके बेसिस पर भी मैक्सिमम सीटें रिजर्व रहती हैं। फिर आपके 10+2 में एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है। फिर आपने काउंसलिंग को किस तरीके से पार्टिसिपेट किया है, तो काउंसलिंग भी बहुत एक रोल प्ले करती है कि आपने किस तरीके से कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन किया है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आपको कॉलेज चूज़ करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये यूजीसी अंडर सेक्शन 3 यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर दिया हुआ है। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। यूजीसी रिकमेंडेशन, एमएचआरडी अप्रूवल है और इनको अपना सिलेबस कोर्स सेटअप करने का ऑटोनोमस स्टेटस मिला होता है। ये फुल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होती हैं बट यूनिवर्सिटी जैसे राइट्स को, सिमिलर राइट्स को ये फॉलो करती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो जितनी भी एनआईटीज़ हैं वो सब डीम्ड यूनिवर्सिटी का ही उनको दर्जा प्राप्त है। तो वो अपना करिकुलम, सिलेबस और ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकती हैं। और प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें उसमें बिट्स पिलानी हो जाता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR हो जाता है और वैल्यूर इंस्टीट्यूट हो जाता है। तो ये सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इनको मिला हुआ है। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, यूनिवर्सिटी थ्रू स्टेट एक्ट के थ्रू होती हैं, पूरी तरीके से प्राइवेट होती हैं, जिनको प्राइवेट ट्रस्ट या सोसाइटी इनको रन करते हैं और इनको गवर्नमेंट एक्ट यूजीसी से अप्रूवल लेना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट से इनको परमिशन लेनी पड़ती है रन होने के लिए और इनके पास मॉडरेट ऑटोनॉमी होती है। कहीं ना कहीं इनको गवर्नमेंट पे होना पड़ता है, यूजीसी से चीज़ों को अप्रूवल कराना पड़ता है, तब जाके इनको अपना सिलेबस करिकुलम सेट करने के लिए फ्रीडम मिलता है। बट मिल जाता है काफ़ी हद तक। और ये फुल्ली फ्लैज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको प्राइवेट ट्रस्ट रन करते हैं। तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो मैंने बताया सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है तो IIT से ही करना चाहता है, कि रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं। बाकी अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट्स वगैरह की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो एक प्राइवेट कॉलेज से या मॉडरेट कॉलेज से भी अच्छा प्लेसमेंट ले सकता है। तो ये डिपेंड करता है। आजकल बहुत ज़्यादा ये श्योरिटी कहीं पे किसी चीज़ की रही नहीं है कि आपने IIT से किया है तो आपको सबसे बड़ा पैकेज लगेगा या आपने NIT से किया है तो आपको पूरे इंडिया में सबसे बड़ा पैकेज लगेगा। इस तरह की रिलायबिलिटी आज के टाइम पे तो नहीं रही है। बट हाँ, आपने अगर अच्छे टैग से किया है, आपके पास एक ब्रांड वैल्यू IITs है, तो आपके पास श्योरिटी तो रहेगी कि हाँ आप कुछ अच्छा कर लोगे। तो ये चीज़ रहती है। और एक छोटे इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हो तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो आपको बहुत स्ट्रगल करके फिर अपना प्लेस बनाना पड़ेगा। और आपने बहुत अच्छी मेहनत कर ली तो आप किसी छोटे इंस्टीट्यूट से भी, मैं बताऊं कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच के अंदर तो आप छोटे इंस्टीट्यूट से भी पैकेज ले सकते हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, मेहनत करी और आपने प्रोग्रामिंग, कोडिंग की स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया तो ऐसा पॉसिबल है। अदर जो कोर ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर तो IITs NIT से आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो कोर ब्रांचेस के लिए तो IITs NITs बेस्ट हैं ही। बाकी कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच है तो वहाँ पर आप देख सकते हो। बट जैसा मैंने बताया कि इन्वायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NITs में अच्छा इन्वायरमेंट रहता है एजुकेशन का, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, आपके एजुकेशन टेम्पर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ब्रांड वैल्यू, इन्वायरमेंट, ये बहुत रोल प्ले करते हैं। और छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो वो कोई एक्सेप्शनल ही स्टूडेंट होता है, इक्का दुक्का कोई स्टूडेंट होता है जो एक बड़ा पैकेज या बड़े एफर्ट करके ले लेता है। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं IITs, फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड हाई हैं, ग्लोबल रिकॉग्निशन है इनके पास। इसमें एडमिशन के लिए आपको क्या है, JEE मेन एग्जामिनेशन के बाद क्वालिफाई करने के बाद JEE एडवांस का देना पड़ता है। तो जो JEE एडवांस के टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो IITs में अपनी सीट सिक्योर करवा पाते हैं। और जो सीट का जो अलॉटमेंट होता है वो जोसा के थ्रू होता है IITs NITs IIITs और GFTIs में, जो कि अभी इस टाइम पर चल रहा है। तो आप जानते होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको इसके बारे में नॉलेज हो सकती है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़, ये सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। यहाँ पर जो ओल्डर वाले हैं वो काफ़ी रेपुटेड हैं और जो बाकी न्यूअर हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी वो सब बिल्डअप कर रहे हैं। तो आप इनकी भी प्रायोरिटीज़ देख सकते हो कि इन टोटल 23 IITs में जो
आप प्रायोरिटी बनाकर देख सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, आप चेक कर सकते हो। बाकी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा, तो जस्ट मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको इसमें इनका एनालिसिस करके बता सकता हूँ कि कौन सा IIT आपके लिए किस प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। इसी तरीके से NITs हैं, अगर IITs ना मिले तो NITs में देख सकते हो, और काफ़ी पुराने NITs हैं वो IIT से भी बेटर हैं, तो वहाँ पर भी आप इंटरचेंज करके आप देख सकते हो कि NITs में भी जा सकते हो। तो ये भी सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट हैं, हर स्टेट में लोकेटेड हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड और ग्लोबल गुड प्लेसमेंट्स के लिए हैं। तो इसमें जो एडमिशन होता है वो JEE मेन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर आप NITs IITs के बाद इसमें देख सकते हो। तो उसके बाद ये कुछ IITs हैं, लिस्ट ऑफ NITs हैं। तो यहाँ पर भी जो ओल्डर NITs हैं वो काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड हैं, वहाँ पर फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। बाकी वीडियो वही है, लंबा हो जाएगा अगर मैं सभी के बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर नहीं है तो उसके बाद थर्ड जो प्रायोरिटी है वहाँ पर आप IIITs में एडमिशन लेने का सोच सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पर तो दो कैटेगरीज में IIITs को बांटा हुआ है, एक तो सेंट्रली फंडेड हैं और एक PPP मोड पर हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हैं। तो जो फुल्ली फंडेड IIITs हैं उसके अंदर IIT इलाहाबाद हो गया, IIT ग्वालियर, कांचीपुरम हो गया, जबलपुर हो गया, और IITDM कांचीपुरम हो गया, ये पूरी तरीके से सेंट्रली फंडेड हैं। और जो PPP मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैं, जहाँ पर या तो स्टेट गवर्नमेंट फंड कर रही है या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर्स उसको फंड कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये सारे IITs आप देख सकते हो। ये सारे IITs PPP मोड पर हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ये तो बेस्ट हैं ही जो स्टार्टिंग के ऊपर 5 है, और इनके अंदर आप उनकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हो। क्योंकि एट प्रेजेंट भी काफ़ी IIITs हैं, ओपन तो हो गए हैं बट उनका अपना खुद का कैंपस नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसका खुद का कैंपस है, कौन रन हो रहा है, क्या किसने कितनी फैसिलिटीज़ डेवलप कर ली है, फैकल्टी और ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में। तो बेसिकली IIITs हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है उसको बढ़ावा देने के लिए IIITs खोले गए हैं, ताकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ जैसे सेक्टर्स में अच्छा काम किया जा सके। उसके बाद गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, GFTIs हैं। तो फोर्थ प्रायोरिटी पर आप इसको लेकर सकते हो, जैसे कि गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा है, असम यूनिवर्सिटी सिलचर है, गुरुकुल कांगरी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है, इनमें से आप देख सकते हो। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, ये भी इंजीनियरिंग का कोर्स ऑफर करती है, बहुत कम सीट्स पे ऑफर करती है। तो JEE मेन के बेसिस पर भी करती है या फिर डायरेक्ट आपकी 12th के मेरिट के बेसिस पर भी करती है। तो इसके लिए आपको आने वाले दिनों में मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, या फिर उनकी जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर देख सकते हो। और भी यहाँ पर जितनी भी राजस्थान की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं आजकल वो भी जो टेक्निकल कोर्सेज़ है, BE का कोर्सेज़ है, इंजीनियरिंग का कोर्सेज़ है, वो रन कर रही हैं, काफ़ी कम फीस में रन करती हैं। जैसे ब्रिज यूनिवर्सिटी है, और भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं वो भी रन कर रही हैं, काफ़ी कम फीस में वहाँ से इंजीनियरिंग हो जाती है। बट वही है कि इंजीनियरिंग कम फीस में हो जाती है, बट इंजीनियरिंग टेक्निकल का इतना माहौल उनमें ज़्यादा है नहीं जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आपको कम फीस में देखना है तो आप इनमें भी जा सकते हो, अगर आपको डिग्री चाहिए बस। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट की भी जो राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, वो अलग से ही एडमिशन देती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सोच सकते हो। तो ये भी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर हर स्टेट और सभी की लिस्टिंग यहाँ पर कर रखी है, आप पॉज कर देख सकते हो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं स्टेट लेवल का, जैसा कि मैंने बताया कि अब ये सारे ऑप्शंस भी छूट जाते हैं। तो आप स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, हर स्टेट में इंजीनियरिंग में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं हर स्टेट में, और वहाँ पर उनका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस होता है, उसमें पार्टिसिपेट करके आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। तो जो स्टेट के होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, उनको काफ़ी जो हैं जो पुराने हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी सब्सिडाइज होता है, ग्लोबल रेपुटेशन भी होती है, गुड रेपुटेशन भी होती है, और ये किसी न किसी स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं और अप्रूव्ड बाय AICTE होते हैं। तो यहाँ पर JEE मेन के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दिया जाता है, 12% पे के बेसिस पर दिया जाता है, या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट पे लिया जाता है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जिसके थ्रू एडमिशन दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और उसके बाद स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी होते हैं, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में MHT CET लिया जाता है, KCET कर्नाटक, WBJEE वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से काफ़ी स्टेट्स हैं वो खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेकर स्टूडेंट्स को एडमिशन्स देते हैं, और काफ़ी में JEE मेन स्कोर है 12% के बेसिस पर। तो हर स्टेट में लगभग 4 to 5 ऐसे रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं
जिनका जो काफ़ी रिनाउंड होते हैं, तो वहाँ पर अपना एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं। तो अदर स्टूडेंट अदर स्टेट में जाकर भी एडमिशन कुछ सीटों पर ले सकता है, सभी तो नहीं होते क्योंकि मैक्सिमम सीट वहाँ के लोकल्स के लिए रिजर्व रहती हैं, बट कुछ सीट्स में अदर स्टेट्स के लिए भी होती हैं। जैसे राजस्थान में 15% सीट्स होती हैं, वो आउट ऑफ राजस्थान स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं। तो आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो 15% सीट्स पर ले सकता है, बट यह है कि फ़ीस में उसको कोई भी सब्सिडाइज नहीं मिलेगा, उसको फुल फीस में एडमिशन यहाँ पर लेना पड़ेगा। उसके बाद प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये भी AICTE अप्रूव्ड होते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलेट होते हैं। इनकी भी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होती है, वही जो स्टेट काउंसलिंग जो मेथड होता है उसके थ्रू होती है। प्राइवेट ट्रस्टीज़ इनको या कंपनीज इनको रन करती हैं। कुछ का यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो ये आपको पर्टिकुलरली वहाँ पर विजिट कर उनको चेक करके वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखकर वो चेक करना पड़ेगा। और इस तरीके से आप देख सकते हो वही सेम प्रोसीजर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस का होता है। तो जब आपकी लोअर रैंक आती है, लोअर मेरिट बनती है, तो आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए भी जा सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है इंजीनियरिंग की, जहाँ पर JEE स्कोर के बेसिस पर दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग ICT मुंबई है, यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफर करती हैं। जनरली इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन है मैक्सिमम में तो JEE के स्कोर के जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही दिया जा रहा है। बस थोड़ी बहुत एक दो बचती हैं जो आउट ऑफ खुद का भी टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं, तो उनके लिए आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। जो जोसा काउंसलिंग से बाहर हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो। इसी तरीके से प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होती हैं जो कि काफ़ी रेनाउंड होती हैं, जो कि सेल्फ एडमिशन टेस्ट लेती हैं JEE स्कोर के, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हो गया, बिट्स पिलानी, ये बिटसेट का एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन देती है। वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि विटी नाम से लेती है। उसके बाद SRM इंस्टीट्यूट है या जो कि SRM JEE के नाम से लेती है। उसके बाद मणिपाल अकेडमी हायर एजुकेशन है जो MET खुद का मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट लेती है। उसके बाद LNM-NIT है। तो इस तरीके से कुछ प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पर सीट्स या एडमिशन प्रोसेस अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पर आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते। तो ये सब आपके द्वारा चेक किया जा सकता है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने कुछ नाम यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं जो कि एक्रेडिशन इनके पास AICTE का हो सकता है, UGC का तो लेना ही पड़ेगा एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। तो कुछ लोग NAC भी एक्रेडिशन करा लेते हैं, NB एक्रेडिशन। तो ये सारे फैक्टर्स आप देख सकते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। बाकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का तो होना ही चाहिए इनके पास, कम से कम मिनिमम ये होना ही चाहिए। अगर टेक्निकल कोर्स ले रखे हैं, अगर उनको AICTE अप्रूव करा रखा है तो और भी अच्छी बात है, और उसके बाद NB एक्रेडिशन करा रखा है या NAC करा रखा है तो और भी अच्छी बात है। तो ये चीज़ें आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते वक्त देखनी है। फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप देख सकते हो इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ वगैरह देखकर तब इसमें आगे बढ़ें। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने देख रखे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें थापर इंस्टीट्यूट हो गया, कलिंगा इंस्टीट्यूट हो गया, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये सारे आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग। या फिर और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर स्टेट में 5 to 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एडमिशन ऑफ़र करती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन से मुझे लगता है कि काफ़ी आपको एक जनरलाइज आइडिया लगा होगा। फिर भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त एट लास्ट ये चीज़ तो देख ही लें कि उनके पास प्रॉपर एफिलिएशन है या नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, उनके पास मान्यता है कि नहीं है। और भी जो रिलेवेंट फैक्टर्स होते हैं, फैकल्टी, फ़ीस, जो आपको फ़ीस बताई गई है, स्कॉलरशिप बताई गई है, जो आपसे कहा गया है ऐसा वो करते भी हैं या फिर आपको बस एडमिशन में फंसाने के लिए करते हैं। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन में काफ़ी इस तरह के मार्केट में चीज़ें घूमती हैं कि आपको फंसाने का काम भी किया जा सकता है। तो आपको अपना सोच समझ के डिसीजन लेना है। जहाँ तक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात है तो वहाँ तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के केस में आपको, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के आपको अपना स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो बातें कही जाती हैं वैसी ही 4 साल के अंदर मिलनी चाहिए, तब तो आपका वर्थ इट है। बट एडमिशन देते वक्त प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहा कुछ जाए और निकले कुछ। तो इन सारी चीज़ों से आपको सावधान रहना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीज़न लेना है। तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure, college review, previous year cutoff, previous year placement record, how to select branch, how to report college, how to complete reporting documents, insights of college, admission process, many more to come.
I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.